So in the last class, we were basically discussing the process of protein synthesis. We mildly went over the first part of protein synthesis, which is what? Which is transcription. तो हमने ट्रांसक्रिप्शन को बेसिकली डिस्कस किया था इन आवर लास्ट क्लास एंड वी अंडरस्टूड कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ये हो रहा होता है कि हमारे पास जो जीन होती है फॉर स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड दैट इज बीइंग ट्रांसक्राइब्ड इनटू एन एमआरएनए. Why? Because DNA is basically the point where the entire genetic information is stored and it is limited or it is enclosed within a nucleus. Because that information is inside the nucleus and we need to get it out of the nucleus, there has to be a messenger that communicates the information of the DNA to the ribosomes, which would translate the message of the DNA. So we understood how transcription takes place and how eventually at the end of transcription, we have a mature mRNA after the post-transcriptional modification process. Now, the next thing is the process of translation. But before we understand the process of translation, let's have a look at the structures of tRNA and ribosomes. अच्छा जी, हमारे पास जो RNA होता है, unlike DNA, it is always what? It is single-stranded. हमारे पास मैसेंजर आरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए हो या ट्रांसफर आरएनए हो, हमारे पास एनी टाइप ऑफ आरएनए इज बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड. ठीक है, इट्स कॉमन टू ऑल थ्री आरएनएस दिस पर्टिकुलर फीचर. नाउ वी नो दैट हमारे पास आरएनए में जो बेसेस होती हैं वो हमारे पास एडेनाइन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन होती हैं. वी हैव AUGC बेसेस इन द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. अच्छा, ये तो दो चीजें हैं दैट इज कॉमन टू ऑल आरएनए molecules, चाहे tRNA हो, mRNA हो या फिर rRNA. But there are certain features which are completely unique or they are characteristic features of the tRNA. सबसे पहले तो इसका शेप. इसका एक अच्छा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस शेप को देख के कि यार ये तो डबल स्ट्रैंडेड है. नो, इट इज वन सिंगल स्ट्रैंड एंड मैंने अभी आपके सामने इसको ट्रेस भी किया है तो आप देखो इट्स जस्ट वन स्ट्रैंड फोल्डेड लाइक दिस. ये एक ही स्ट्रैंड है तो इस तरह से फोल्ड हुआ है. एक एंड इसका यहाँ पर है और एक एंड इसका यहाँ पर है, 5 prime end and the 3 prime end. So we have one single strand which is basically folded or it is basically, yes, and it is the tRNA structure that I'm explaining to you. Okay? So basically हमारे पास जो tRNA होता है वो इस तरह से क्लोवर लीफ शेप्ड होता है. अच्छा, हमारे पास जो ये क्लोवर लीफ शेप्ड है, अब ये जो फोल्डिंग हुई है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्ट्रैंड इस तरह का एक लीनियर स्ट्रैंड होता है, राइट? तो ये एक लीनियर स्ट्रैंड इस तरह से कैसे हेल्ड टुगेदर है? सो बेसिकली हमारे पास ये जो लीनियर स्ट्रैंड है, ये जो इसके ऑपोजिट ये फोल्ड हो रहा होता है, तो जो भी बेसेस आमने सामने होती हैं एक दूसरे के, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बेस ओवर हियर एंड वी हैव अ बेस ओवर हियर. So these bases basically form hydrogen bonds between them. They are complementary base pairing over here. Complementary base pairing में क्या होगा कि अगर adenine है तो adenine के सामने क्या होगा? uracil. And we know that adenine and uracil form bonds, hydrogen bonds, because they are the complementary base pairs to one another. यहाँ पर अगर guanine है तो opposite end पर क्या होगा? cytosine होगा. So basically हमारे पास tRNA का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑल्दो इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए में क्या था? डबल स्ट्रैंडेड था और जो ऑपोजिट स्ट्रैंड्स थे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड या कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे. ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास tRNA ऑल्दो इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, लेकिन जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ शेप में इनफोल्ड हो रहा होता है तो हमारे पास एक ही स्ट्रैंड एक दूसरे के आमने सामने आ रहा हो. तो जैसे कि यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. तो जब वो आमने सामने आते हैं वो इस तरह से आमने सामने आते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस होती हैं दे आर फेसिंग वन अनदर एंड दे डेवलप व्हाट? दे डेवलप हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फिनोमेना. एंड देयरफॉर हमारे पास ये जो इंट्रामोलेक्युलर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही होती है. इंट्रामोलेक्युलर क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल अपने ही अंदर अपने ही राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मुलेट कर रहा है. किसी और मॉलिक्यूल किसी और स्ट्रैंड के साथ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं हो रही.
इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है ये विद इन द मॉलिक्यूल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. So this is another thing which is unique to the tRNA structure. ये हमें खाली tRNA के स्ट्रक्चर में नजर आता है. ठीक है जी. तो ये वाला पॉइंट भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है tRNA का. देन ये एक वर्ड है एंटीकोडॉन. अभी तक हमने एक वर्ड सुना था जब हम लोग कर रहे थे हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का या जेनेटिक कोड को जब हमने अंडरस्टैंड किया था, तो हमने कहा था कि हमारे पास जो ट्रिपलेट्स होते हैं, एक ट्रिपलेट is one codon. For example, if I write a code in front of you, AUC. AUC is what? AUC are basically consecutive nucleotides, 3 consecutive nucleotides. और ये क्योंकि एक ट्रिपलेट है तो इसको या तो मैं ट्रिपलेट कोड बुला सकती हूँ या फिर मैं इसको सिंपली कोडॉन बुला सकती हूँ. कोडॉन हमारे पास कहाँ पर होते हैं? कोडॉन हमारे पास या तो डीएनए के स्ट्रक्चर में हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हमारे पास डीएनए के जो ट्रिपलेट्स हैं वो हमारे पास, हम उनको कोडॉन बुला रहे होते हैं, या फिर जब हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होके एक एमआरएनए बनाता है, तो जो एमआरएनए की अगर आप ऑब्जर्व कर सको, ये एमआरएनए है हमारा, ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है, दिस इज योर एमआरएनए. एमआरएनए के जो ट्रिपलेट्स होते हैं हम उनको कोडॉन्स बुलाते हैं. कोडॉन्स, आई विल रिपीट, कहाँ पर होते हैं? हमें कोडॉन्स या तो डीएनए के स्ट्रैंड में ट्रिपलेट्स की फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं, या फिर जो हमारे पास ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए है हम उसमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जो भी ट्रिपलेट्स होते हैं, एक ट्रिपलेट को हमें कोडॉन बुलाते हैं. नाउ व्हाट्स एन एंटीकोडॉन? कोडॉन का जो हमारे पास बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री कोड है, कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री कोड का क्या मतलब? सॉरी, अगर मेरे पास कोडॉन है UCA ऑन माय mRNA, तो UCA का ऑपोजिट क्या होगा? इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा. तो अगर UCA है तो इट वुड बी A, G एंड A. यानी कोडॉन का जो भी ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी वो इसका एंटीकोडॉन होगा. इफ देयर इज अ कोडॉन, उसका जो ऑपोजिट वर्जन होगा वो हमारे पास एंटीकोडॉन होगा. Then abhi I'm just explaining the structure of tRNA and then we'll proceed towards translation जो हमारे पास ribosomes में होता है. So yes, we are going to proceed towards that process only. ठीक है. अच्छा, तो हमारे पास ये जो एंटीकोडॉन है ये हमें कहाँ नजर आता है? एंटीकोडॉन हमें नजर आता है हमारे पास हमारे tRNA पर. और वो भी किस तरह? tRNA को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये है कि हम इसका पूरा स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ना, पूरा इस तरह से ड्रॉ करना आर्म्स के साथ और नोड्स के साथ. तो इसका एक सिंप्लीफाइड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज दिस. हम एक क्रॉस बनाते हैं और हमारे पास होता क्या है, जो हमारे पास लंबा वाली लाइन होती है ना, तो हम उसको 3 प्राइम बुला लेते हैं. ठीक है. एंड यू वुड ऑलवेज नोटिस दैट द एंटीकोडॉन इज ऑपोजिट टू द 3 प्राइम एंड. ठीक है. हमारे पास एंटीकोडॉन बेसिकली करता क्या? We have 20 amino acids, right? तो हमारे पास 20 different amino acids हैं. Glutathione, alanine, valine, for example, glycine. There are a lot of amino acids. ठीक है. अब हमारे पास हर tRNA is specific for the amino acid it carries. For example, हमारे पास वेलिन का एक अलग tRNA है. फॉर एग्जाम्पल, ग्लाइसिन का एक अलग tRNA है, एलेनिन का एक अलग tRNA है. एक tRNA स्पेसिफिक कैसे बनता है फॉर द अमीनो एसिड इट इज कैरिंग, या वो कैसे बताता है एक अमीनो एसिड को कि तुमने मेरे साथ ही अटैच होना है, किसी और tRNA मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं होना. उसके एंटीकोडॉन से वो एक अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करवाता है. यानी जो एंटीकोडॉन है ना tRNA का, दैट इज इट्स बैज और इट्स आइडेंटिटी कार्ड, जिसके थ्रू एक अमीनो एसिड आइडेंटिफाई करता है कि मुझे इस वाले tRNA से बाइंड करना है या अटैच करना है. तो हमारे पास जो tRNA होती हैं हम उनको कैरियर्स ऑफ अमीनो एसिड भी बुला सकते हैं. तो tRNA का बेसिकली जो एनालॉजिकल रोल है इस पूरे प्रोसेस में वो एक कैरियर का है. हमारे पास हमेशा जो अमीनो एसिड है वो 3 प्राइम एंड पर जाके बॉन्ड करेगा, यानी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द एंटीकोडॉन हमारे पास अमीनो एसिड बॉन्ड करेगा. हमारे पास जब अमीनो एसिड और tRNA आपस में बाइंड कर जाते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ऐसे tRNA को हम क्या बुलाते हैं? ईदर अ चार्ज tRNA और वी कॉल इट एन अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स. ठीक है. इज इट क्लियर?
Any questions that the two of you would like to ask? अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया कि अमीनो एसिड अटैचेस ऑन द 3 प्राइम एंड। अच्छा, हमारे पास जो 3 प्राइम एंड होता है उसमें हमेशा जो बेसेस है ना वो फिक्स्ड होती है। जैसे हमारे पास हमारे स्टॉप कोडॉन्स होते हैं यूजीए, यूएए एंड यूएजी, ये हमारे पास स्टॉप कोडॉन्स होते हैं ना जेनेटिक कोड के। उसी तरह से टीआरएनए का जो एंड है 3 प्राइम एंड का, वो हमेशा यही 3 बेसेस होंगे। आप इनको एसीसी पढ़ लो या सीसीए पढ़ लो। So this is basically a generic overview or general understanding of a tRNA structure. ठीक है? Now, let's proceed to the structure of a ribosome. ये आपके सामने एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। When we were doing the topic of cell structure, हमने अंडरस्टैंड किया था कि हमारे पास जो राइबोसोम है वो दो डिफरेंट सब यूनिट से अटैच, ये दो डिफरेंट सब यूनिट से बन रही होती है, यानी इट इज कंप्राइजिंग टू सब यूनिट्स। एक हमारे पास रिलेटिवली लार्जर सब यूनिट होता है, एक हमारे पास रिलेटिवली स्मॉल सब यूनिट होता है। दोनों सब यूनिट्स में दो ही चीजें पाई जाती हैं, और वो क्या होती है? हमारे पास दोनों जो सब यूनिट्स हैं या जो कंप्लीट राइबोसोम का स्ट्रक्चर है उसमें दो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं व्हिच आर मेकिंग अप द स्ट्रक्चर ऑफ अ राइबोसोम, which are your proteins and your ribosomal RNA. So a ribosome is made up of what? It is made up of protein and ribosomal RNA, and it has two parts, a large subunit and a small subunit. ठीक है? Now, one thing that you need to know very importantly to understand the process of translation is that the large subunit has an enzyme called the peptidal transferase. ठीक है? Large subunit है, इसमें एक एंजाइम है, उस एंजाइम का क्या नाम है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ठीक है? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन इज द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फर्स्ट स्टेज क्या थी? ट्रांसक्रिप्शन थी। व्हाट वर वी डूइंग इन ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन में ये हो रहा था, वी हैड अ डीएनए मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स सी, हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल के ये दो स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है? हमारे पास जो ये डीएनए मॉलिक्यूल के दो स्ट्रैंड्स हैं उनसे हमने क्या बना लिया? एक स्ट्रैंड को यूज करते हुए हमने एक मैसेंजर आरएनए बना लिया। दिस इज आवर मैच्योर मैसेंजर आरएनए। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर द टू ऑफ यू। आप ये डायग्राम देखो और मुझे बताओ कि इस वाले स्ट्रैंड को हमने ट्रांसक्राइब किया है या फिर इस वाले स्ट्रैंड को हमने ट्रांसक्राइब किया है? Is it the ATG strand which we have transcribed, or is it the TAC strand which we have transcribed? The first one or the second one? TAC strand. Very good. और ये हमने कैसे रियलाइज किया? हमने ऐसे रियलाइज किया that हमारे पास जब टीआरएनए बनता है तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बना रहा होता है ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए व्हिच इज बीइंग ट्रांसक्राइब्ड। तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री वुड बी A, U and G. This is exactly what we are seeing over here in our messenger RNA, right? अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो ये जो AUG है, this is our start codon and UAG is one of the 3 stop codons. अच्छा, अब अगर हम इस चेन को देखें, इस मैसेंजर आरएनए को देखें, तो लेट्स आइडेंटिफाई कि हमारे पास स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के अलावा कौन से कितने ट्रिपलेट्स प्रेजेंट हैं। तो वी हैव our first triplet, then we have our second triplet, then we have our third triplet, and then we have our fourth triplet. ये हमारे पास 4 triplets हैं sandwiched between a start codon and a stop codon. ठीक है जी? Now let's understand कि हमारे पास ट्रांसलेशन में क्या क्या रिक्वायर्ड चीजें होती हैं। अच्छा, सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड यूजिंग एमआरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने एमआरएनए बना लिया था, अब वो एमआरएनए एग्जिट किया न्यूक्लियर कोर से, वो साइटोप्लाज्म में आया। हमारे पास ट्रांसलेशन कहाँ पर होती है? ट्रांसलेशन हमारे पास होती है राइबोसोम्स में। ठीक है? अब वो राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले भी हो सकते हैं और फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम्स भी हो सकते हैं। अगेन, ट्रांसलेशन इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? यानी इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? हमें एटीपी रिक्वायर्ड होगा ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है?
देन वी नीड राइबोसोम्स, ऑब्वियसली हमारे पास साइट ऑफ ट्रांसलेशन अवेलेबल होना चाहिए, तो हमें राइबोसोम्स चाहिए होते हैं. Then we need mRNA. Obviously, we need mRNA. Why? Because that is the molecule which would be translated. फिर हमें चाहिए अमीनो एसिड्स. ये अमीनो एसिड्स किससे अटैच्ड हो गया? ये अमीनो एसिड्स हर टीआरएनए जो एवरी टीआरएनए इज स्पेसिफिक फॉर द अमीनो एसिड इट इज कैरिंग. Specificity of the tRNA is because of the anticodon present opposite to the 3' end of the tRNA. हर tRNA, फॉर एग्जाम्पल एक tRNA एक ही अमीनो एसिड कैरी कर सकता है. एलेनिन का tRNA एलेनिन को कैरी करेगा, ग्लाइसिन का tRNA ग्लाइसिन को कैरी करेगा, वेलिन का tRNA वेलिन को कैरी करेगा. उसी तरह से हमारे पास ग्लूटामिक एसिड का tRNA ग्लूटामिक एसिड को कैरी करेगा. वन tRNA वुड बी कैरिंग वन अमीनो एसिड. ठीक है ना. हमारे पास बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने कल डिवाइड किया था ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनटू 3 पार्ट्स, उसी तरह से हम ट्रांसलेशन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ट्रांसलेशन का फर्स्ट पार्ट क्या होगा? इनिशिएशन. देन वी हैव elongation. Then we have termination. Okay. Now, हमारे पास इनिशिएशन क्या होती है? हमारे पास इनिशिएशन बेसिकली वो पॉइंट होगा जब हमारे पास जो mRNA है वो जाकर अटैच कर जाए राइबोसोम से. अच्छा, लेट मी शो यू हमारे पास इनिशिएशन में क्या हो रहा है. दिस इज बेसिकली इनिशिएशन. इनिशिएशन में बेसिकली ये हो रहा है दैट our ribosome, the mRNA attaches to the ribosome. Can you tell me कि मेरे पास जो mRNA है ये चीज वो मेरे स्मॉल सब यूनिट के साथ अटैच हुआ है, उसके साथ जाके उसने बॉन्ड किया है, या फिर लार्ज सब यूनिट के साथ उसने अटैच किया है? वेरी गुड. सो द mRNA attaches to the small subunit of ribosome. अच्छा, हमारे पास जो ये AUG स्टार्ट कोडॉन है ना, ये जो स्टार्ट कोडॉन है, this start codon is also a codon that codes for the amino acid methionine. तो हमारे पास हर चेन में जो पहला अमीनो एसिड या पहला tRNA आएगा वो किसका आएगा? The one carrying your methionine. ठीक है. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जरूरी थोड़ी है कि हर पॉलीपेप्टाइड चेन में मेथियोनिन होगा. बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पॉलीपेप्टाइड चेन में मेथियोनिन जरूरी होगा. कुछ चेन्स में मेथियोनिन इज द पार्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, but in the chains where methionine amino acid is not the part of the polypeptide chain, वो अपने आप को eventually end में remove कर देता है या detach कर देता है. But always the first amino acid or the first tRNA which comes and binds or is the starting point of the translation process would be methionine. अच्छा, tell me, हमारे पास राइबोसोम में, ये मेरे पास पूरा राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, राइट? मेरे पास राइबोसोम में एक वक्त में कितने ट्रिपलेट्स एक्सपोज्ड है या कितने कोडॉन्स एक्सपोज्ड है? पूरा राइबोसोम क्या पूरे एमआरएनए के साथ अटैच हो गया है? नहीं. एक वक्त में इफ यू वुड ऑब्जर्व at one given instance, at one given time, there are basically two codons which are exposed in a ribosomal small unit or a ribosomal unit. अच्छा, इनिशिएशन के प्रोसेस को मैं कंप्लीट कर देती हूँ. इनिशिएशन में दूसरी क्या चीज हो रही है? tRNA carrying the amino acid methionine pairs up with the, अच्छा पेयर्स अप का क्या मतलब है कि इनिशियल, अच्छा अभी कोई हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना है, अभी कोई हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना है. सो टेम्परेरीली हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास जो अच्छा इसका एंटी कोडॉन क्या होगा? इसका एंटी कोडॉन वुड बी UAC. हमारे पास मेथियोनिन को कैरी करने वाला जो tRNA होगा उसका जो एंटी कोडॉन होगा वो UAC होगा. हमारे पास जो कोडॉन है और एंटी कोडॉन है दे आल्सो हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री.
कोडॉन कहाँ किस चीज को हम कह रहे होते हैं? कोडॉन हम ट्रिपलेट्स ऑफ द डीएनए एंड द एमआरएनए को कह रहे होते हैं, और एंटी कोडॉन हम उस ट्रिपलेट को कह रहे होते हैं जो कि किस पे लगा हुआ होता है? हमारे टीआरएनए पर। ठीक है, तो टीआरएनए कैरिंग मेथियोनिन पेयर्स अप। ठीक है, then starts the process of elongation. Elongation, as the name suggests, is basically हमारे पास कैसे पूरी एक elongated polypeptide chain formulate हो रही होती है। तो हमारे पास the sequence of codons on mRNA is translated into the sequence of amino acids of the polypeptide chain. यानी कौन सा ट्रिपलेट किस अमीनो एसिड, हमारे पास टॉप कोडॉन आ गया, कौन सा अमीनो एसिड आकर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, वो कौन सी चीज डिटरमाइन कर रही होती है, वो कौन सी चीज फॉर्मुलेट कर रही होती है, वो हमारे पास जो कोडॉन्स ऑफ द एमआरएनए है वो फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं। सो द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स ऑन द एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू द सीक्वेंस of amino acids of the polypeptide chain which we are forming. Then अच्छा, अब हमारे पास जीसीजी, इसका जो भी रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड है वो आ जाएगा अमीनो एसिड एक्स। अच्छा, अब मेरे पास दो कोडॉन्स आ गए। एट वन टाइम आई एम ऑब्जर्विंग कि मेरे एक राइबोसोम में देयर आर टू टीआरएनएस और देयर आर टू कोडॉन्स व्हिच आर एक्सपोज्ड। अब होगा क्या? इफ यू रिमेम्बर, ये क्या है? ये हमारे पास लार्ज सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट में एक एंजाइम थी, उस एंजाइम का नाम था पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। Now the question arises कि what is the significance कि एक वक्त में हमारे पास दो कोडॉन्स या दो टीआरएनएस एग्जिस्ट कर रहे होंगे या एक्सपोज कर हुए होंगे इन अ राइबोसोम। उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे पास जो दो टीआरएनए कैरिंग देयर रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस राइबोसोम में, the enzyme peptidal transferase would formulate or would synthesize a bond between them. अमीनो एसिड्स में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। So what is the role of the peptidal transferase enzyme? The peptidal transferase enzyme in the large subunit is responsible for formulating the peptide bond between the adjacent amino acids. क्यों? क्योंकि अभी तो वो वीक बॉन्ड से होल्ड हुए हैं ना, जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंटी कोडॉन और कोडॉन के बीच में हुई है। वीक हमारे पास हमें क्या करना है? हमें पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी। पॉलीपेप्टाइड चेन में जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रांसलेशन में बन रहा होता है, उस प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कौन से कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं व्हिच आर होल्डिंग टुगेदर द अमीनो एसिड्स? दे आर योर पेप्टाइड बॉन्ड्स। The peptidal transferase basically forms the peptide bonds between the adjacent amino acids. तो सबसे पहले तो हमारे पास सीक्वेंस ट्रांसलेट हो गया। The enzyme peptidal transferase forms peptide bonds between neighboring amino acids. ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि एक वक्त में दो कोडॉन्स एक्सपोज्ड होते हैं। अच्छा, हमारे पास दो, ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। सी, मेथियोनिन, देन एलेनिन, देन ग्लाइसिन। ये क्या है? ये हमारे पास हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। ओके, नाउ इफ यू नोटिस, जैसे जैसे ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते गए वैसे वैसे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो खत्म होती गई। सही है। जो टीआरएनए था, जो भी टीआरएनए इसको होल्ड किया हुआ था, वो टीआरएनए रिमूव हो गया। द इंस्टेंस हमारे पास ही पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड का क्या, सॉरी, हमारे पास टीआरएनए का क्या काम था? टीआरएनए वाज बेसिकली द कैरियर ऑफ द अमीनो एसिड्स। हमारे पास the once the peptide bond has formulated between the adjacent amino acids, the tRNA removes itself or it detaches itself from the amino acid। अच्छा, एक चीज हमारे पास जो ये प्रोसेस हुआ था टीआरएनए का असेंबली या टीआरएनए का कॉम्बिनेशन विद अमीनो एसिड, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर अमीनो एसिड के साथ टीआरएनए अटैच हो सकता है तो वो उसी तरह से डिटैच भी हो सकता है, और यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है आप लोगों के सिलेबस के लिए, सो आई वुड जस्ट गिव द डिटेल्स। अच्छा, हमारे पास द चेन ऑफ अमीनो एसिड इस तरह से इलोंगेट हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो। ये हमारे पास बेसिकली इलोंगेशन है।
अच्छा, दिस इज बेसिकली elongation. फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट प्रोसेस टर्मिनेशन. टर्मिनेशन क्या है? टर्मिनेशन बेसिकली इज हमारे पास जो ये सीक्वेंस या जो इलोंगेशन हो रही है, ये जो चेन फॉर्मुलेट हो रही है, ये चेन की फॉर्मुलेशन किस पॉइंट पर आके स्टॉप होगी या किस पॉइंट पे आके हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट होगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन. और ये कहाँ पर होता है? ये हमारे पास स्टॉप कोडॉन पे होता है. हमारे पास स्टॉप कोडॉन्स एज आई प्रीवियसली मेंशन 3 हैं, UAA, UAG एंड UGA. ये हमारे पास क्या है? हमारे स्टॉप कोडॉन्स है. टर्मिनेशन occurs when the ribosomes into the ribosome reaches the stop codon, which can be any of the codon amongst the 3 of them. The ribosome disassemble and releases the polypeptide chain. इसका क्या मतलब हुआ कि राइबोसोम डिसअसेंबल्स? राइबोसोम डिसअसेंबल का क्या मतलब है? ये मेरे पास एक लार्ज सब यूनिट है, ये मेरे पास एक स्मॉल सब यूनिट है. स्क्रीन लोड हो रहा है, आई थिंक सो इट इज लैगिंग फॉर यू. ओके, हमारे पास अभी ये सेपरेट है. हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल असेंबली या राइबोसोम असेंबली. और उस प्रोसेस के बाद हमारे पास ये दोनों जो लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है वो अटैच करता है. ये शायद मैग्नीशियम आयंस करवाती हैं राइबोसोमल असेंबली का प्रोसेस. तो हमारे पास जब ये दोनों सब यूनिट्स आपस में कनेक्टेड है या असेंबल्ड है, हम उसको कहते हैं असेंबल्ड राइबोसोम. ठीक है, जिस तरह से राइबोसोम असेंबल होते हैं उसी तरह से वो डिसअसेंबल हो रहा है. मेरे पास हो क्या रहा है? मेरे पास पूरी एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है जो फॉर्मुलेट हो रही है. करेक्ट. मेरे पास होगा क्या? ये जब मेरे पास एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, स्टॉप स्टॉप कोडॉन तक पहुंच गया, मीरा क्या कहते हैं, पूरा राइबोसोम अपना सफर तय करते करते, तो होगा क्या कि एट द एंड व्हेन माय चेन इज कंप्लीट, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे, डिसअसेंबल हो जाएंगे, एंड द पॉलीपेप्टाइड चेन इज नाउ रिलीज्ड फ्रीली. इट इज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. तो ये दो चीजें हमारे पास टर्मिनेशन में हो रही होती है कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, उसको फुल स्टॉप लग जाता है द मोमेंट इट रीचेस द स्टॉप कोडॉन, which can be UAA, UAG and UGA. And the moment our termination point is reached or our polypeptide chain is completed, the ribosomes basically disassemble themselves and they release the polypeptide chain into the cytoplasm. Is the process of translation clear to you? Any questions regarding it? Any questions? अच्छा, one last bit before I call off today's class. मेरे पास ये एक mRNA का मॉलिक्यूल, दिस इज एन mRNA मॉलिक्यूल. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक राइबोसोम mRNA से अटैच होता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है. मुझे बहुत ज्यादा एक्सेस में एक सर्टेन पॉलीपेप्टाइड की नीड है एंड आई नीड टू प्रोड्यूस इट फास्ट एंड आई नीड टू सेव माय टाइम. तो एक mRNA मॉलिक्यूल पे एक वक्त में मल्टीपल राइबोसोम्स आकर अटैच हो सकती हैं और हमारे पास एक ही mRNA मॉलिक्यूल को यूज करते हुए बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन सकती हैं. आई हैव वन mRNA मॉलिक्यूल, उससे बहुत सारे राइबोसोम्स आकर अटैच हुए हुए हैं और एक वक्त में मेरे पास जितने राइबोसोम्स अटैच हैं उतनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन रही हैं. इट इज अ वेरी एफिशिएंट प्रोसेस दैट आवर सेल कैन डू. ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे स्ट्रक्चर को जो कि mRNA है और mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, यानी एक से ज्यादा राइबोसोम है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम या तो पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम बुलाते हैं. यानी मेनी राइबोसोम्स एट वन mRNA formulating or synthesizing multiple polypeptide genes at a given time using a single mRNA molecule. That structure or that complex is known as your polyribosome or polysome. Is this clear?